हर वीक का एक रहता है। अभी लॉकडाउन के कारण उसके अंदर ब्रेकअप हो गया। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट जो है वो लॉकडाउन में भी कमाए हैं। जी लर्निंग से जी ये सारे हैं, उस तरफ भी हैं, कुछ बच्चों के भी हैं उसमें जी। सर टीचर ही क्यों? शिक्षक जो हम कहते हैं वही समाज की नींव है। अगर हमको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, संस्कार के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो अच्छे शिक्षक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए शिक्षा का जो प्रोफेशन है वही मैंने चुना है। सर मैंने सुना है कि 1976 में आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ और इंजीनियरिंग छोड़ के आपने फिजिकल एजुकेशन जैसा एक क्षेत्र चुना। हमें पता है कि इवन 1990s में भी जब मैं भी मैंने आज से 10 साल पहले इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और करना, ये एक मैंने समाज में पाप से कम नहीं था। और उस वक्त 76 में आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो वो कैसे कर पाए आप? देखिए, मैंने छोड़ा नहीं इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं कहूँगा कि जो मेरिट के लिए जो परसेंटेज चाहिए था और जो ब्रांच मुझे चाहिए थी उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो छोड़ना तो अपन नहीं कह सकते, एडमिशन नहीं मिला ये कह सकते हैं। तो स्पोर्ट्स मेरी सेकंड चॉइस थी और लकीली फादर का ट्रांसफर ग्वालियर ही हो गया था उस समय, और उसी समय इमरजेंसी लगी थी। तो मेरा 1 साल का नुकसान इमरजेंसी के कारण भी हुआ, इसीलिए उस साल एडमिशन नहीं हो पाए, इमरजेंसी लगी हुई थी। और इधर इंजीनियरिंग में जो ब्रांच चाहिए थी उसकी मेरिट नहीं थी हमारी। तो फादर ने कहा आपकी चॉइस है। तो क्रिकेट वॉज माई सेकंड चॉइस एंड आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट। और रोज हम लोग जब 10th 11th में भी थे तो कम से कम 3 घंटा हम रोज क्रिकेट खेलते थे, तो उसकी तरफ भी लगाव था। तो ऐसा कोई दुख नहीं हुआ कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के फिजिकल एजुकेशन में चला गया हूँ। जबकि मेरे क्लासमेट MACT भोपाल में एडमिट हुए, कुछ इंदौर में हुए, कुछ LIT में हुए, यहाँ पे नागपुर में, कोई BRC में, उस समय BRC था ये VNIT जो है, और वो लोग इंजीनियर बने। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैंने इंजीनियरिंग ब्रांच को क्यों छोड़ा, क्योंकि मेरा एक्चुअल में एडमिशन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि फीस भरी और फिर मैं वापस गया हूँ, ऐसा कोई, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपाउंड के अंदर भी नहीं गया। तो ऐसा कोई दुख नहीं हुआ, और क्योंकि अपनी चॉइस थी, अपना इंटरेस्ट था और डिसीजन भी अपना था। फादर ने हमारे ऊपर छोड़ा था कि दैट इज योर चॉइस, तो आप सेलेक्ट कर लो जो भी आपको प्रोफेशन चूज करना है। और लकीली फादर का उस समय ट्रांसफर हुआ था, ही वॉज पोस्टेड एट ग्वालियर, और वहाँ हमने कॉलेज जाके देखा। फिर वहाँ पर साठे सर थे, प्रोफेसर साठे, जो अभी कल्याण में रहते हैं, रिटायर हैं, उनसे मिले। साठे सर ने कहा कि ठीक है आप एडमिशन टेस्ट दो। उन्होंने एडमिशन टेस्ट की प्रक्रिया बताई, और जैसी गर्मी नागपुर में पड़ती है वैसी गर्मी ग्वालियर में पड़ती है। तो टेस्ट तो जुलाई में होता था, तो अप्रैल मई जून 3 महीने LNIP, जो उस समय का LNCP था, कि ग्राउंड में जाते थे। वहाँ पे एथलेटिक्स के कोच थे, वो हमारी प्रैक्टिस कराते थे। हम लोग रोज दोपहर को 3 बजे जाते थे, शाम को 7 बजे वापस आते थे। सुबह 5:30 बजे जाते थे, 8:30 बजे वापस आते थे। मतलब 6-7 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग में किया अभ्यास। उसके बाद क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो है वो प्योर हिंदी मीडियम में हुई, मतलब जहाँ फादर का ट्रांसफर होता था वहीं हमारी स्कूलिंग होती थी। तो आदिवासी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है बचपन में, और हमारे को 7th स्टैंडर्ड में, मतलब 7वीं क्लास में जाके हमने अंग्रेजी का ABCD सीखना शुरू किया। और LNIP जिस समय हम पढ़ते थे, LNCP था, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती थी, तो थोड़ी इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ी। फिटनेस टेस्ट हुआ, इंग्लिश का एग्जामिनेशन हुआ, रिटर्न, ओरल हुआ, इंटरव्यू। फिर बाद में हमारे प्रिंसिपल सर थे चोपड़े सर, उन्होंने इंटरव्यू लिया, और उसके बाद 1 हफ्ते की प्रक्रिया के बाद मेरिट लिस्ट लगी। और उसमें भी एक ऐसी घटना घट गई मेरे साथ, एक मेरे मित्र थे सकलेन जैदी, उसके फादर भी इंजीनियर थे, मेरे फादर भी इंजीनियर थे, तो हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। हम दोनों ने साथ में इंटरव्यू दिया था। तो बोर्ड के ऊपर 2 मेरिट लिस्ट लगी थी, मतलब एक मेरिट लिस्ट ओरिजिनल और एक वेटिंग लिस्ट लगी थी। तो गलती से उसने वेटिंग लिस्ट देख के आ गया और बताया कि अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग अपनी सूटकेस और सामान लेके निकल गए थे कॉलेज से। तो ऑलमोस्ट ग्राउंड हॉस्टल से निकल के मैस क्रॉस करके हम मेन गेट की तरफ जा रहे थे। तो हमारे एक सीनियर थे बड्डा मलाई, ही वॉज फ्रॉम मॉरिशस। तो उन्होंने पूछा बॉयज कहाँ जा रहे हो आप? तो सकलेन ने बोला कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हम वापस जा रहे हैं।
कौन सी लिस्ट देखी है? सर आई हैव सीन, ये वाला लिस्ट देखा। अरे 2 लिस्ट है, यू गो एंड चेक अगेन। तो अगर हम वो लिस्ट नहीं देखते दोबारा, तो उस कॉलेज से बाहर निकल जाते, तो शायद ये प्रोफेशन भी हमको नहीं मिलता। तो मैं बड्डा मलाई सर को मैं खासकर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको वापस भेजा और लिस्ट देखी, तो हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम था, फर्स्ट 100 के अंदर नाम था। और फिर उसमें डेट और टाइम लिखा हुआ था कि चोपड़े सर के बाद बैच में बुलाया था उन्होंने, 10-10 के इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू दिया, और क्योंकि मेरा पूरा एजुकेशन मध्य प्रदेश में हुआ था, तो मैं हिंदी भाषी हो गया था। हमने हिंदी बाल भारती, हिंदी की कविताएं, हिंदी में सब कुछ पढ़ा, हिंदी संस्कृत। तो लेकिन उन्होंने मेरा नाम देखकर उन्होंने समझा कि ये महाराष्ट्र से है शायद, तो उन्होंने पूछा कि साने गुरुजी का नाम सुना है? मैंने रियल में नहीं सुना था, कभी साने गुरुजी का नाम नहीं सुना था। फिर उन्होंने बोला पुला देशपांडे, मैंने कहा नहीं। तो आप कैसे महाराष्ट्रियन हो? मैंने कहा सर मैं नाम से केवल महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन मेरा जन्म भी होशंगाबाद में हुआ है, मध्य प्रदेश में, और मैं रहा भी बैतूल, भैंसदेई, मुल्ताई, इटारसी, ग्वालियर, यहीं पर। तो मुझे महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ठीक है बोले। मैंने कहा सर अगर आप बोले महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो उनकी कविता, सुभद्रा कुमार चौहान की कविता, घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, पीछे से आ गए तवार, ये सब मैं सुना के दे सकता हूँ आपको। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बता सकता हूँ, बाकी जो भी है सब कहानियां बता सकता हूँ, महाराणा प्रताप के बारे में। तो हम लोगों ने जो पढ़ाई की, ज्यादातर जो वीरता की आप कहें पुरानी, तो शिवाजी के बारे में जितनी जानकारी मेरे को अब नागपुर में आके हुई, वो बचपन में नहीं थी, मतलब एडमिशन के समय नहीं थी। एडमिशन हो गया, और एडमिशन की प्रक्रिया में भी बताऊं कि शिवाजी का नाम मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मेरा एडमिशन हुआ और मुझे शिवाजी हाउस में ही रूम मिला, रूम नंबर 36। और उसके बाद मैं 3 साल शिवाजी हाउस में रहा, शिवाजी हाउस का ही प्रीफेक्ट बना। और उसके बाद पीजी हॉस्टल में गया, मैंने गोल्ड मेडल लिया, नागपुर में वापस आया और शिवाजी नगर में ही रहता हूँ। तो शिवाजी नाम जो है वो काफी सिग्निफिकेंट रहा मेरे लिए। तो प्रोफेशन जो मैंने चुना, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सम्मान ये प्रोफेशन ने मुझे दिया, क्योंकि जब हमारा 44 साल के बाद गेट टुगेदर हुआ हमारे मित्रों का, कि जो इंजीनियर होकर रिटायर हुए या कोई बैंक में मैनेजर रिटायर हुए, सब लोगों ने जब एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सबने कहा कि नहीं, ये आपने जो फील्ड चुनी ये सबसे अलग है। इवन हमारे जो रिटायर्ड सर थे स्कूल के, उन्होंने भी बताया नहीं, क्योंकि इसी प्रोफेशन के बदले मेरा अपॉइंटमेंट इंडियन टीम में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हुआ। शायद इंजीनियरिंग में जाता तो वो मौका नहीं मिलता। बचपन में तो जब हम लोग नवभारत टाइम्स पढ़ते थे, तो सुनील गावस्कर का फोटो देखते थे, दिलीप सरदेसाई का फोटो देखते थे, हम केवल सोचते थे कि ऐसी बैटिंग करते होंगे। लेकिन जैसे ही मेरा फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन था, अपॉइंटमेंट मिला, तो सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, दिलीप वेंकसरकर, शिवलाल यादव, ये सब पूरी टीम को मैंने हैंडल किया। एंड दिलीप वेंकसरकर वाज माय फर्स्ट पेशेंट एंड रवि शास्त्री वाज माय सेकंड पेशेंट, यहीं का जो टेस्ट मैच हुआ है। उस समय संदीप पाटिल बहुत प्रचलित हुआ करते थे, तो स्पेशल चीफ मिनिस्टर के प्लेन से उनको बुलाया था यहाँ पर टेस्ट मैच में खेलने के लिए। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो यहाँ के मैच में रवि शास्त्री को मैन ऑफ द मैच अवार्ड उस समय मिला था। तो प्रोफेशन से सभी कुछ मिला, मतलब फिर तो इंग्लैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, सभी टीमों के साथ यहाँ पर VCA में जितने मैचेस हुए सभी में उनका मैंने सानिध्य प्राप्त हुआ। पहले पवेलियन में थे, बाद में जो मैच फिक्सिंग हो गई तो मेडिकल रूम अलग हो गया, अंपायर्स रूम अलग हो गया, प्लेयर्स पवेलियन फॉरेनर्स का अलग हो गया, इंडियन टीम का अलग हो गया, तो सब सेपरेट हो गई। और काफ़ी बंधन उसमें आ गए कि अगर आप प्लेयर से बात करते हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप वैसे बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कभी किसी खिलाड़ी का ऑटोग्राफ नहीं लिया इतने सालों में। अच्छा, हाँ, ये मैंने अपना सिद्धांत रखा कि मेरी वहाँ ड्यूटी है, मैं ऑटोग्राफ नहीं लूंगा, ना किसी को लेके दिया कभी, वो अपना सिद्धांत मैंने रखा। तो मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा का जो, खासकर शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षण का व्यवसाय मैंने अपनाया, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा संतोष है। सर, आपका नागपुर में आने के बाद में काफ़ी सहवास जो है डॉक्टर मारवा सर के साथ रहा है, उनका रोल आपकी ज़िंदगी में क्या रहा? देखिए, जब मैं नागपुर में आया तो सबसे पहली मेरी मुलाकात डॉक्टर श्री दर्शन देसाई सर से हुई, जो कि डायरेक्टर थे फिजिकल एजुकेशन के। वो भी LCP के स्टूडेंट थे, मतलब उन्होंने 1966 के वो बेस्ट स्टूडेंट रहे, LNIP के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। LCP था, मैंने college was started with the name of LCPE, then it was converted into LNCP, then it was converted into LNIP, now it is converted into Deemed University। तो उनसे मुलाकात हुई
तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप टेनिस खेलते हो? मैंने कहा सर आऊँगा टेनिस खेलने। तो यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे वहाँ पर टेनिस कोर्ट था, उसमें तरुण भारत के मार्डिकर सर, बीएड कॉलेज के उस समय के प्रिंसिपल करकरे सर, डॉक्टर मारवा और देसाई सर, हम लोग साथ में खेलते थे 4-5 लोग। तो फिर मैंने देसाई सर से कहा कि सर मेरी अगर मारवा सर से आप पहचान करा दें तो मुझे फिजियोथेरेपी के प्रैक्टिस के लिए बहुत सहूलियत मिल जाएगी। तो मारवा सर खेलने आते थे, तो सर ने उनसे इंट्रोड्यूस कराया मेरा कि ऐसा ऐसा है, ग्वालियर से ट्रेंड होके आए हैं, डॉक्टर प्रभाकर के अंडर में इन्होंने ट्रेनिंग ली। तो मारवा सर ने कहा कि मैं ऐसे किसी को काम नहीं देता अपने अंडर में, आप एक काम करो, आप क्लिनिक में आओ, मैं आपका टेस्ट लूँगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि आप ठीक ठाक जानते हो, मतलब स्किल है आप में, नॉलेज है, मैं आपको खुद ही बता दूंगा। तो मैं सोमवार जो था उस दिन सुबह करेक्ट 9:30 बजे वहाँ पहुँच गया। तो मारवा सर ने मुझे एक पेशेंट दिया हैंडल करने के लिए। फिर 2-3 दिन बाद ही मुझे एक होम विजिट मिली कड़वी चौक। एक पंजाबी पेशेंट थे पैरालिसिस वाले, तो वो होम विजिट की। करीब करीब 2 हफ्ते करीब कंप्लीट हो गए थे, 15-16 दिन। तो एक दिन शाम को सर ने मुझे बुलाया कि आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क एंड नॉलेज एंड स्किल। मैं केवल एक ही चीज़ बताऊंगा कि इस प्रैक्टिस में पैसे के पीछे नहीं भागना, आप पूरे ज़िंदगी भर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उस दिन से सर के साथ, और हो सकता है कि सर के साथ जो मैंने काम किया इसीलिए मेरा नाम रिकमेंड हुआ हो फिजियोथेरेपिस्ट करके टीम में उसका, क्योंकि सर का बहुत बड़ा नाम था। He was president of Indian Orthopedic Association and he was very popular in the field of orthopedics and especially in the field of cold orthopedics, polio surgery. उसी के सर्जरी के कारण उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला। और क्योंकि बड़े व्यक्ति के साथ अपन रहते हैं तो अपना भी नाम अच्छा होता है। and he was having very good reputation in the society, very honest doctor, very skilled doctor, skilled surgeon। फॉरेन में भी वो जाते भाषण देने के लिए जाते थे, और उनके नाम से मारवास टेक्निक के नाम से टेक्निक भी मेडिकल कॉलेज में जो बुक्स में दी हुई हैं। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान मेरे जीवन में रहा है, और उनके कारण मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा भी हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास बहुत किया। मैंने देसाई सर एक और डॉक्टर विक्रम मारवा दूसरे, जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास किया। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो वो मेरे को ही देते थे मारवा सर। और उनके साथ जैन सर भी थे, जैन सर का नर्सिंग होम था, जैन सर भी मुझे जो है वो पेशेंट देते थे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल ऐसा है कि फिजियोथेरेपी में तो मैंने बहुत नाम और पैसा कमाया, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में लाया। फिर उनकी भारती कृष्ण विद्या विहार जो स्कूल है, जो वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी के अंतर्गत आती थी, तो स्कूल में सर ने कहा कि आपको एजुकेशन में एक्सपीरियंस है तो आप हमारे स्कूल का करिए। मेरे को उन्होंने SMC का मेंबर बनाया, बाद में SMC का अध्यक्ष बनाया, निर्विरोध में 6 साल अध्यक्ष रहा। और CBSE के जो बाइलॉज है उसके हिसाब से 2 टर्म जो अध्यक्ष रहता है वो तीसरे टर्म में हो नहीं सकता। तो फिर 2016 में मेरा टर्म पूरा हो गया, और उसके बाद मैं BKVB से डिसकंटिन्यू, क्योंकि 2 टर्म मेरे पूरे हो गए थे। तो सभी क्षेत्र में हम कह सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी सर के कारण बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मारवा सर से हमने बाकी भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसको बोलते हैं लाइफ स्किल। वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थे, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति थे, और ऐसा कहा जाता था समाज में कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट तो दिखने के लिए थे, लेकिन वो सिद्धांतों पे चलते थे, इसलिए लोगों को लगता था कि वो स्ट्रिक्ट थे। बहुत कुछ सीखा हमने, मतलब जो हमको स्थान मिला, शायद वो रिस्पेक्ट भी मिला। उनसे जो चीज़ें हमने सीखी है वो हमने आगे बढ़ाई, तो इसीलिए शायद समाज जो है हमको रिस्पेक्ट की, समाज ने, शिक्षा के क्षेत्र में भी और मेडिकल के क्षेत्र में भी। सर तो बहुत महत्वपूर्ण उनका स्थान रहा है। जी सर, जब आप यहाँ आए थे नागपुर में, तो आपका तो क्वालिफिकेशन ये रहा कि आप कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे या लेक्चरर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, ये आपका क्वालिफिकेशन था। बट फिर भी आपने स्कूल चुना। नहीं, स्कूल चुना नहीं है मेरे को। जैसे ही मैं यहाँ पर आया था तो नागपुर शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर कोल्हापुरकर सर थे, उन्होंने मेरे को चिट्ठी लेके बुला लिया था और कहा था कि आप हमारे कॉलेज में पढ़ाओ। लेकिन कैसा है कि LNIP 160 एकड़ में बना हुआ कैंपस का कॉलेज है, एशिया की सबसे बेस्ट फैसिलिटीज, इंडोर स्विमिंग पूल, इंडोर क्रिकेट पिच, भारत में 2 ही इंडोर क्रिकेट पिच थी उस समय, और सारे इतने अच्छे ग्राउंड,
हॉल, क्लासरूम, टीचर्स, सारी फैसिलिटीज देखने के बाद जब मैंने नागपुर शहरी शिक्षण महाविद्यालय का कॉलेज देखा तो मैं उसको पहचान नहीं पाया कि ये ट्रेनिंग कॉलेज हो सकता है कि नहीं। तो थोड़े दिन में गया पढ़ाने, लेकिन वहाँ रूम नहीं थे, क्लासरूम की फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे कॉलेज में सर्विस करने के बजाय अपन अपनी फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस करेंगे और उतना ही सफिशिएंट रहेगा। तो मारवा सर के साथ में 10 से 1 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक, और बाकी जो भी समय में होम विजिट मिलते थे तो होम विजिट करता था। और उसी समय भारतीय विद्या भवन का एक एडवर्टीजमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि पार्ट टाइम 1:30 बजे से 3:30 बजे तक के लिए। तो मैंने कहा चलो इंटरव्यू दे देते हैं। तो मैंने वहाँ एप्लीकेशन भेजी तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं 1 बजे तक हॉस्पिटल रहता था, फिर 1:30 से 3:30 स्कूल में, और फिर से 4 बजे से अपनी प्राइवेट विजिट, और फिर शाम को 7 बजे से हॉस्पिटल। फिर 2 महीने बाद ही वहाँ पर SM जोशी सर, जो उस समय के प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल होके आए। उन्होंने मेरी फाइल देखी और कहा कि आपका तो कॉलेज अप्रूवल का ये है, तो आप स्कूल में क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सर वो कॉलेज की परिस्थिति, मेरा उस समय ऑनबोर्ड अप्रूवल कॉलेज का भी निकल चुका था 84 में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो बोले कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ फुल टाइम हो जाओ। मैंने कहा सर मेरे को 2-3 महीने सोचने का समय दो, क्योंकि मैं फुल टाइम के हिसाब से, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है वो मेरी फर्स्ट चॉइस में चुन के चल रहा हूँ और सेकंड चॉइस हम देखेंगे। तो फिर 2 महीने का उन्होंने समय दिया और मुझे पूरा स्केल दिया उन्होंने, फुल स्केल। जोशी सर ने, उनकी भी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मेरा कॉन्फिडेंस उन्हीं के कारण बढ़ा। और उन्होंने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जो मेरे को दिए, जो मैंने समय समय पे पूरे किए। तो इसीलिए मैं स्कूल में रहा। लेकिन 11 साल स्कूल में काम करने के बाद आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विथ द कल्चर ऑफ भारतीय विद्या भवन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भारतीय विद्या भवन। काफ़ी सम्मान वहाँ पर भी मिला, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा वहाँ पर। लेकिन समर में एक बार डेजर्टेशन का वाइवा उसी चल रहा था यूनिवर्सिटी में, PGD डिपार्टमेंट में। उसी समय 86 में PGD डिपार्टमेंट खुला। तो देसाई सर ने जोशी सर को लेटर लिखा कि करवंदे सर जैसे व्यक्ति यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो पहले उनको लगा था कि शायद कोई प्राइवेट स्कूल परमिशन नहीं देगी, लेकिन आप देखो जोशी सर का विजन देखो। उन्होंने क्या बोला देसाई सर को कि हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे व्यक्ति को आप PGD में डायरेक्ट पढ़ाने को बुला रहे थे, हमारे लिए सम्मान की बात है, हम जरूर देंगे उनको छुट्टी। तो ही हैज गिवन मी स्पेशल परमिशन टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड टेक क्लासेस। तो मैं जो है प्रेयर लेकर जाता था, अपना पीरियड लेकर वापस आता था, क्योंकि एक ही पीरियड अलॉट था और हफ्ते में 4 दिन अलॉट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 4 पीरियड लेकर मैं वापस आता था। तो इसी तरीके से PGDT में भी पढ़ाया मैंने 86 से लेकर 2000 तक, और भारतीय विद्या भवन में भी काम किया। उसके बाद जब ये वाइवा ओसी चल रहा था तो मेरे एक जूनियर हैं डॉक्टर SK विश्वास, तो उन्होंने कहा कि सर फिर से पोस्ट निकली है NSSM में 5 पोस्ट है, तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उस समय क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष श्री धाबे सर थे, जो राज्यसभा के मेंबर थे, और एप्टा के अध्यक्ष थे वो, उनको भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे को हमेशा जब मिलते थे कार्यक्रम में, कहीं भी मिलते तो क्या बोलते थे, करवंदे सर आप आ जाओ हमारे कॉलेज में, आ जाओ आप, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, आप आ जाओ। लेकिन तो उस दिन विश्वास सर ने जब कहा तो देसाई सर ने कहा करवंदे सर आप सोचो फिर से। तो मेरे मुंह से निकल गया ठीक है सर, इस बार देखते हैं। उसी समय उन्होंने धाबे साहब को इन्फॉर्म कर दिया कि करवंदे सर ने हाँ कहा है, और इमीडिएटली धाबे साहब ने जो है मेरे से कांटेक्ट किया और बोला आप अप्लाई कर दो। नॉमिनल वे में इंटरव्यू हो गया और 25 नवंबर मतलब 1993 में मेरा अप्रूवल आ गया यूनिवर्सिटी से, और 9 दिसंबर को मैं ज्वाइन हो गया। 8 तारीख को मैंने, उस समय हमारी प्रिंसिपल श्रीमती अन्नपूर्णा शास्त्री मैडम थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने भी मेरे को पूरा सहयोग दिया और नो ऑब्जेक्शन देकर मैंने 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे NSSM में ज्वाइन कर लिया। और फिर वहाँ पर भी डागर सर प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया, इमीडिएटली मेरे को बड़ी बड़ी क्लास पढ़ाने को दे दी। तो फिजिकल एजुकेशन में फिर से NSSM में वहाँ से एंट्री हो गई, और फिजिकल एजुकेशन में फिर नागपुर में अपना काम जो है मैंने शुरू कर दिया। सर 27 साल पहले आपने जो एक बहुत बड़ी काम की शुरुआत की थी, और आज जो कि फ्री कोचिंग क्लासेस आपने शुरू की थी नेट सेट के लिए, और आज करीबन 450 से ज़्यादा बच्चे हैं। आपने इस समाज को अध्यापक के तौर पे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तौर पे, और अलग अलग लेवल पे एज एन टीचर आपने दिए।
इसके लिए आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा और कैसा रहा आपकी ये कैसा जर्नी? है, 1987 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे, उसके बाद यूजीसी उन्होंने ट्रायल बेसिस पे लाया कि कॉलेज में अगर किसी को, उस समय लेक्चरर कहलाते थे, बनना है तो आपको यूजीसी परीक्षा पास करनी होगी। तो मेरे को तो ज़रूरत नहीं थी यूजीसी की, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट थे पीजीटी के, एपी जोशी स्पेशली, ये लोग मेरे पास आए कि सर आप हमको गाइड करो। एक बख्शी करके लड़की थी दिल्ली की, वो एक नाइक करके जो यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में काम करती, वो मेरे पास आई कि सर आप यूजीसी का कोचिंग शुरू करो ना, हम लोगों को यूजीसी पास होकर कॉलेज में लगना है। तो उस समय मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर देसाई सर ने उनके घर पे मीटिंग ली, देसाई सर, गडकरी सर, एपी जोशी और मिश्रा सर जो है, और उन्होंने कहा कि हम चालू करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड लिया और फिर हमने हड़स हाई स्कूल में रूम लिया किराए से, मतलब एपी जोशी सर ने दिलवाया। और वहाँ पर पेपर 1 के लिए जो सुलभा कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे कायंदे सर, वो आए पढ़ाने के लिए। और मेरे पास पेपर 2 के 4 सब्जेक्ट थे, बाकी सब देसाई सर, गडकरी सर, भालेराव मैडम, गिरगांवकर सर, एंथोनी सर, डाचेवाल सर, सब ने एक एक यूनिट संभाल के वो क्लास शुरुआत की। तो पहले ही बैच में 52 लोग अपीयर हुए, किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई पास होगा। फिर मैंने भी ये सोचा कि क्योंकि मुझे नेट में आगे पढ़ाना है, तो आगे चल के कोई ये ना कहे कि सर आप तो खुद नेट नहीं हो। तो मैंने भी उस समय फॉर्म भरा और जून में परीक्षा दी, और वही हमारा जो बैच था 52 का, उसमें 4 लोग पास हुए। सबसे पहले नंबर पर जो मेरा विद्यार्थी के रूप में पास हुआ, डॉक्टर अविनाश असनारे, जो कि इस समय संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं, और मिसेस कुबड़े पास हुई, एपी जोशी, ऐसे लोग पास हुए। और फिर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि 4 पास हो सकते हैं तो और भी पास हो सकते हैं, मतलब ये उनमें एक आत्मविश्वास जागृत हो गया। और फिर कायंदे सर बीमार हो गए, तो जोशी सर ने कहा कि सर पेपर 1 आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो क्या। तो फिर मैंने जब 3 दिन पढ़ाया तो बच्चों ने बोला सर आप ही पढ़ाओ पेपर 1। तो उस दिन से आज तक, मतलब 27 साल हो गए, मैं लगातार पेपर 1 पेपर 2 के साथ पढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने उसमें अपना स्किल डेवलप कर लिया, थोड़ा अभ्यास किया। और फिर एनएसएसएम में कॉलेज के सामने दीनानाथ हाई स्कूल में हम किराए का रूम लेके वहाँ पर जो क्लासेस है वहाँ चलाते थे, समर में, दिवाली की छुट्टी में। और लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया, कॉलेजेस में जाके मैंने वर्कशॉप भी लिए। यवतमाल भी गया, अमरावती भी गया, पूना भी गया, मुंबई भी गया, जिनको पता लगता था कि क्योंकि फिजिकल एजुकेशन क्षेत्र में पेपर 1 पढ़ाने वाला माने भारत भर में कोई नहीं था उस समय, तो महाराष्ट्र में तो कोई था नहीं। तो मुंबई के कॉलेज में जाके पढ़ाता था, पूना में, अमरावती, यवतमाल। यवतमाल को मैं हर संडे को जाता था। सुबह मैं 5 बजे यहाँ से निकलता था, 8 बजे यवतमाल पहुँचता था कार से अपनी, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लास लेता था, लंच लेके फिर रात को 7 बजे तक वापस आता था। तो हर संडे को जब इनविटेशन रहता था तो वहाँ जाते थे। वो लोग केवल मेरी कार में पेट्रोल डलवा देते थे, बाकी कोई शुल्क हम लोग लेते नहीं थे। तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कि जितने बच्चे अटेंड करेंगे वो सबको जितना भी डीजल है एवरेज के हिसाब से, मारुति 800 कार थी मेरे पास। तो इस तरीके से पॉपुलैरिटी मिलती गई, क्योंकि जिसने भी बुलाया मैंने किसी को मना नहीं किया कभी। जिसने भी नेट सेट की कोचिंग के लिए बुलाया मैंने कभी मना नहीं किया। और नागपुर की प्रेस ने भी मेरे को काफ़ी सहयोग दिया, क्योंकि जितने बार मैंने न्यूज़ आइटम डाला उन्होंने पब्लिश किया, सभी पेपर ने। तो इसके लिए उसकी पॉपुलैरिटी मिलती गई, और धीरे 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 भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटी में वो मुझे बुलाने लगे पेपर 1 पढ़ाने के लिए और पेपर 2 भी पढ़ाने के लिए। तो आखिर में ये परिस्थिति हो गई कि मेरे 8 सेंटर हो गए, मतलब छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, मुंबई में वडाला कॉलेज, पूना में चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज, गुवाहाटी में हमारा एलएनआईपी का सेंटर, त्रिवेंद्रम का एलएनसीपी का सेंटर, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर, जीवादी यूनिवर्सिटी। तो लोग अलग अलग बुलाने लगे। तो फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि ये मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है प्रिंसिपलशिप के साथ। तो रिटायर होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमने व्हाट्सएप मोड पे आना चाहिए। और 26 मई 2019 को, जो कि अभी 1 साल पूरा होने वाला है, हम व्हाट्सएप मोड पे आए। और उस दिन सबसे पहला क्वेश्चन पेपर और जो डिस्कशन हमने व्हाट्सएप पे शुरू किया उस दिन। और उसके बाद इस साल जो कोरोना वायरस का जो समस्या आई है, मतलब उसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए सभी लोगों को घर से निकलना मना हो गया, लाइब्रेरी बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए,
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। तो हमने सोचा कि और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है वो किया जाए, और धीरे धीरे जो है हमने ग्रुप बढ़ाए, व्हाट्सएप के नंबर बढ़ाए। हमारे पास 2019 मई के बैच में करीब करीब 10 यूनिवर्सिटी के बच्चे आए। दिसंबर तक हमारे पास 20 यूनिवर्सिटी के बच्चे आए, और अभी हमारे पास करीब करीब 25 यूनिवर्सिटी के, भारत के 100 बड़े बड़े शहरों के और गांव के बच्चे हमारे साथ जुड़ गए। तो हम लोगों ने फिर मतलब ये ज़रूरत हो गई है कि अब ऑनलाइन करें, तो हम लोगों ने फिर इनविटेशन भी आए। जैसे सबसे पहला इनविटेशन मुझे अमेठी यूनिवर्सिटी से आया कि सर आप हमारे लिए कोचिंग लेंगे क्या। तो मैंने कहा मेरी एक शर्त है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ, आप अमेठी यूनिवर्सिटी होंगे लेकिन मैं पैसे नहीं लेता हूँ उसके, तो ये शर्त अगर आपको मंजूर है। तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट टीम जो उसके ऊपर एनरोल करवाया बच्चों को, और अभी संडे के दिन ही उनका ग्रुप 7 से 17 तक का था। अभी जून में सेकंड बैच उनका, यही बैच कंटिन्यू करेंगे। और फिर हमारे पास करीब करीब 2000 के ऊपर बच्चे हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में थे। तो उनको हमने जूम के ग्रुप में डिवाइड किया, 4 ग्रुप में। और एक LNIP के वाइस चांसलर से बात की, तो उन्होंने उनके 160 बच्चों का एक अलग ग्रुप बना लिया जूम का। तो अभी हमारे पास 4 ग्रुप हमारे, एक ग्रुप LNIP का, और एक फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वाले ग्रुप हैं, मिस्टर तिलक चलाते हैं वो, उनका। तो हम जैसे 4 ग्रुप को हम कहें कि A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, D ग्रुप। तो A और D को हम सुबह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को लेते हैं, D ग्रुप को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को लेते हैं, और B ग्रुप को इवनिंग में 4:45 से लेकर 40 मिनट का क्लास होता है, और D ग्रुप को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को लेंगे। LNIP की क्लास 11:15 बजे शुरू होती है, और मिस्टर तिलक का जो ग्रुप है उसकी क्लास 4 बजे शाम को होती है, 4 से 4:40। काफी बिजी होता है। तो ये हो गए। फिर उसके बाद कई वेबिनार हुए, फेसबुक लाइव हुआ, तो पैफी के करीब 10-11 हज़ार लोगों ने वो देखा, फिर इनके 10-11 हज़ार लोगों ने देखा। और भी उन्होंने अपील की है कि सर सेकंड राउंड में भी जो है आप करें, और बच्चे जुड़ते ही जा रहे हैं। अभी हमने फिर इसी को देखते हुए सोचा कि लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। तो क्योंकि 93 में देसाई सर ने ही हमारी क्लास का इनॉग्रेशन किया था, और उनके मार्गदर्शन में क्लास चले थे। तो कल हमने एक ग्रुप का इनॉग्रेशन किया, तो देसाई सर आए थे, और शाम को डॉक्टर शशिकला बंजारी जो SNDT की वाइस चांसलर है, उन्होंने हाँ कहा, जूम कर ऑनलाइन वो आई थी। और अभी थर्सडे को फिर ग्रुप D का इनॉग्रेशन होगा। तो उसमें सोलापुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर मृणालिनी फडणवीस वो गेस्ट करके आने वाली है। इनको हमने गेस्ट बुलाने का कारण ये भी था कि इन लोगों के कॉलेज में इन्होंने मुझे मैंने 15-20 साल पहले रिसोर्स पर्सन करके बुलाया था नेट सेट पढ़ाने, तो वो जानते हैं मुझे। तो मैंने कहा ऐसे लोगों को ही बुलाओ। तो इस तरीके से धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है। तो हम लोगों ने फिर इस प्रोजेक्ट का नाम केवल नेट सेट से छोड़ के डॉक्टर करवंदे/खरे ऑनलाइन क्लासेस, फ्री ऑनलाइन क्लासेस करके इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट विद्यादान कर दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने भी कुछ सजेशन मांगे, तो हमने उसको सबमिट किया थ्रू UGC। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को भी लिखा जाए। तो हमारी आज चिट्ठी रेडी है, और उनको पत्र चला जाएगा, और उनको भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रोग्राम है, और हम निःशुल्क मार्गदर्शन करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो हमको कोई जिम्मेदारी देना चाहें तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे उसको, और बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। हमको सरकार से कोई फाइनेंस नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए, कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा निवेदन उनसे केवल इतना है कि हमारी जो उपक्रम है इसकी जानकारी बच्चों तक पहुंच जाए, स्पेशली रूरल एरिया के बच्चों तक। क्योंकि रूरल एरिया के बच्चों में ऐसा उनको लगता है थोड़ा सा कि हम लोग बड़े शहर के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं तो हम पास नहीं हो पाएंगे, और वहाँ थोड़ी किताबों की, अवेयरनेस की, सुविधाओं की थोड़ी कमी होती है, और मोटिवेशन की भी थोड़ी कमी होती है। लोग निगेटिव बातें करते हैं, तैयारी का मौका नहीं देते, और एक बार कोई फेल हो जाता तो फिर डिस्करेज भी बहुत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग केवल सिलेबस पूरे करने का काम नहीं करते, हम मेन काम ये भी करते हैं। हम कहेंगे कि सिलेबस पूरा करना तो 50% है, बाकी बच्चे को मोटिवेटेड रखना आखिर तक, और उसका विल पावर बनाए रखना, उसका आत्मविश्वास बनाए रखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये देखते हुए प्रोजेक्ट विद्यादान जो है, आप देखते हैं सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको कहाँ तक ले जाते हैं। और हमने उसमें भी हमारा एक सेंटेंस लिखा है कि यूनिवर्सिटीज तो डिग्री देती है, डिप्लोमा देती है, हमारा कहना है कि वी गिव ट्रेनिंग, वी डोंट गिव डिप्लोमा एंड डिग्रीज।
तो हम केवल स्किल डेवलप करेंगे, नॉलेज डेवलप करेंगे, बच्चे की योग्यता डेवलप करेंगे। मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, खासकर नेट सेट की अगर हम बात करते हैं उसके रेफरेंस में, तो ज़्यादातर सबको लगता है कि उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। मेरा कहना है कि सिलेबस को छोटा किया जा सकता है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ सिलेबस को छोटा, मतलब हम अपनी योग्यता बढ़ाएंगे तो सिलेबस छोटा हो जाएगा। असली में हम हमारी योग्यताएं नहीं बढ़ाते, हमको मालूम नहीं है कि कौन कौन सी योग्यता है जो अगर हम बढ़ाएं तो सिलेबस अपने आप छोटा हो जाता है। तो इसी बात में हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर मेरी कोऑर्डिनेटर जो है मिसेस संगीता खरे, उनको मैंने प्रेरित किया है कि आप इसके ऊपर किताब लिखें, मार्केट में किताब जुलाई तक आ जानी चाहिए, मतलब ये एग्ज़ाम होने के पहले। उसमें हमने इस क्षेत्र पे ज़्यादा विचार किया है कि ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके बल पे व्यक्ति जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली नेट एंड सेट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पाए, तो हमने कुछ इसमें से छांट के निकाली है कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं। उसमें सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो हमारे संस्कार की बात है। और संस्कार में मैं कहता हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पहला संस्कार व्यक्ति ने सीखना चाहिए। अगर उसने वहां उठना सीख लिया तो बाकी सब काम डिसिप्लिन से उसके हो जाते हैं। वो समय ऐसा है कि अलग से आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं, आप पढ़ाई भी करो ध्यान से तो आपका ध्यान लगेगा और आपकी योग्यता है वो विकसित होगी। तो ऐसे कुछ संस्कार हैं, कुछ मूल्य हैं जिनको अगर विकसित करेंगे तो हमारी योग्यताएं बढ़ेंगी, और योग्यताएं बढ़ेंगी तो सिलेबस छोटा हो जाएगा। और जब योग्यता बढ़ जाती है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और फिर इंटरव्यू में आत्मविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, ये तो आपको भी मालूम है। सर, आपके स्कूल, आपने आदिवासी स्कूल में पढ़ाई की है। आज के स्कूल आप देखते हैं काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टीचर्स हैं, काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। आपकी जो स्कूलिंग हुई थी वो आदिवासी स्कूल में हुई थी, वहाँ पे कुछ अलग माहौल था और आज के स्कूलिंग का अलग माहौल है। तो आप कैसे देखते हैं आज की स्कूलिंग और आपके वक्त की स्कूलिंग? देखिए, दो प्रकार से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। एक तो पहले केवल सरकारी स्कूल हुआ करते थे, प्राइवेट स्कूलों का चलन बहुत कम था। मतलब आज से 50 साल पहले तो केवल सरकारी स्कूल ही हुआ करते थे। क्रिश्चियन मिशनरी के कुछ स्कूल हुआ करते थे, अदरवाइज सब स्कूल सरकारी थे। तो हमको कोई ऑप्शन भी नहीं था, जो स्कूल था वही स्कूल माना जाता था। तो ऐसा कोई तुलना भी नहीं थी कि कोई अच्छा है या कोई खराब है। और स्कूल में हमको वातावरण इतना अच्छा मिला, मतलब जिसको हम फिर से बोलते हैं कि जिस स्कूल में हम पढ़े, हम लोग पैदल जाते थे 1.5 किलोमीटर स्कूल में, और हमारे स्कूल में रामायण रामचरितमानस का पाठ होता था, हनुमान चालीसा सबको याद था, संस्कृत के श्लोक सबको सिखाए जाते थे। और हमारे जो टीचर थे वो बहुत उच्च श्रेणी के थे। उन्होंने हमको हिंदी की भाषा, संस्कृत, उसके बाद गणित और सामान्य विज्ञान, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई। मतलब हमको 5वीं क्लास में जो स्टोरी हमने पढ़ी वो भी अभी तक याद है, और जैसे उसने कहा था स्टोरी हमने स्कूल में पढ़ी थी वो भी हमको अभी तक याद है। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा। हमारे टीचर भले दिखने में सादे थे, धोती पहन के आते थे, और हमारे को बुधवार के दिन टोपी पहनना भी कंपलसरी था स्कूल में। हमारे हेडमास्टर थे तिवारी सर, और मेरे 5वीं क्लास के जो टीचर थे वो राम बालक तिवारी, उनका भी नाम तिवारी था। तो ये लोग काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन स्कूल में मेंटेन करते थे। और उस समय जो हम बोलते थे ना मल्टीपर्पज़ स्कूल, ये कॉन्सेप्ट था। आदिवासी स्कूल होने के बाद भी स्कूल में मुर्ग पालन का विषय, बागवानी, कारपेंट्री, मैंने आजकल हम इनको बड़े बड़े नाम से लेते हैं कि स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उस समय भी होता था। हमने बागवानी भी की, मतलब बगीचे में कैसे काम करना, रोप कैसे लगाना, पौधा कैसे जगाना, गार्डनिंग, बीज कैसे पहचाना, ये सब चीज़ जो है हमने स्कूल में सीखी। और धीरे धीरे इसी तरीके से सब चीज़ें स्कूल में सीखते गए। केवल अंग्रेजी ऐसा विषय था जो इन्होंने बहुत दूर तक रखा था। लेकिन जब मैं LNIP में गया तब मेरे को ऐसा लगा नहीं कि स्कूल में अगर हम अंग्रेजी नहीं सीखे तो अंग्रेजी के कारण हमारा कोई काम अड़ा हो। पहली जो परीक्षा थी मेरिट स्कॉलरशिप की, उसी में मेरे को मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई। तो अंग्रेजी न सीखने का ऐसा कुछ कोई व्यवधान आया हो ज़िंदगी में, ऐसा हुआ नहीं। तो वातावरण में ऐसा है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं उनका कंसेप्ट ये है कि वो ये देखते हैं कि CBSE की बोर्ड की स्कूल है क्या, ICSE की बोर्ड की स्कूल है क्या, बिल्डिंग का कितनी बड़ी बिल्डिंग है, AC रूम है कि नहीं, बसेस हैं कि नहीं। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और पेरेंट्स का भी ध्यान उसी के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। पहला वो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के डिसाइड करते हैं कि स्कूल की क्वालिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि उसके बिना काम अड़ जाए। व्यक्ति अपनी क्वालिटी बिना उसके भी बढ़ा सकता है।
तो ये मेन अंतर है कि अब प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गया, अब सरकारी स्कूल बंद होने लगे हैं। उस समय प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं, हम कह सकते, बहुत कम, नगण्य थे। तो ये वातावरण। और दूसरी चीज डिसिप्लिन, और उस समय क्या था कि टीचर का जो से है वो फाइनल हुआ करता था, पेरेंट्स उसमें कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। अगर टीचर ने पनिशमेंट दिया है मतलब बच्चे की ही गलती होगी ऐसा माना जाता था। और उस समय ट्यूशन पढ़ना एक अपराध माना जाता था कि कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता है तो उसको नगण्य दृष्टि से लोग देखते थे कि अरे ये ट्यूशन पढ़ने जाता है टीचर के पास। और आज वो उसका उल्टा हो गया, आज वो फैशन हो गया है। आप लोग बोलते हैं कि अब मेरा बच्चा इस क्लास में जा रहा है, मेरा बच्चा उस होम में जा रहा है, मेरा बच्चा उस होम में जा रहा है, तो ये एक रेपुटेशन की बात हो गई है। तो ये संस्कृति इस टाइप की उल्टी हो गई है। पहले घर में जाने के बाद खेलने ग्राउंड पे भेजा जाता था, अब घर में जाने के बाद ट्यूशन में भेजा जाता है। तो ये अंतर है। और शिक्षकों का भी सम्मान जो है पालकों की दृष्टि में कम हो गया है। उनको लगता है हम इतनी बड़ी फीस दे रहे हैं तो हमने टीचर को खरीद लिया है, मैंने स्कूल को खरीद लिया, हमारी जेब में है स्कूल। तो छोटी छोटी शिकायतें जो काम की शिकायत नहीं टीचरों की वो करते हैं, उसका कोई ज़्यादा बहुत अर्थ नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी टीचर से भी गलती होती होगी, लेकिन बच्चे की भी गलती होती है, पालकों की भी गलती होती है, सभी की गलतियाँ होती है। लेकिन हर चीज़ के लिए शिक्षक को दोष देना और थाने में रिपोर्ट करना उसके लिए, ये तो बहुत गलत अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो कई प्रकार से पेरेंट ब्लैकमेल भी करते हैं टीचरों को कि अगर आपने हमारा ये नहीं सुना तो हम आपकी रिपोर्ट कर देंगे, फिजिकल हरासमेंट की रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो उससे टीचरों का कॉन्फिडेंस कम हो गया है और वो ज़्यादा ध्यान देने की तरफ इच्छुक नहीं होते, बोलते हैं कि ठीक है बच्चों को जो करना है करने दो। तो सर आपके पिताजी के बारे में बताएं। जैसे आपने इंजीनियरिंग के बारे में पूछा था, तो मेरे पिताजी खुद सिविल इंजीनियर थे और बहुत स्ट्रिक्ट जो है अनुशासन का पालन करने वाले थे। उनकी भी आदत थी कि वो सुबह 3 बजे उठते थे और 6 बजे तक पूजा करते थे। वो मराठी में अपन कहते हैं शिवलीला अमृत, शिव जी की पूजा करते थे, पोथी पढ़ते थे। तो उनकी पोथी सुन सुन के हमको वो सब चीज़ याद हो गई। हमने खुद तो कभी नहीं पढ़ी, लेकिन उनका डिसिप्लिन हम देखते थे। फिर सुबह उठ के गर्म पानी करते थे, ठंड के दिन में हम लोगों को गर्म पानी मिले। और राइट टाइम हम देखते थे कि 10:30 बजे, मतलब उनका ऑफिस 10:30 बजे खुल जाता था। उस समय चपरासी हुआ करता था, तो जो बैग ले जाते थे उसको दफ्तर बोलते थे उस समय, है ना, दफ्तर लेके जा रहे हैं। और राइट टाइम ऑफिस चलता था। और हम देखते थे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे, घर में भी उनका बहुत ज़्यादा तगड़ा डिसिप्लिन था। रात के समय ग्राउंड से एक समय निश्चित किया हुआ था कि 7 बजे सब लोग घर में आ जाएंगे, रात का खाना सब लोग साथ में खाएंगे। उस समय तो नीचे बैठ के खाना खाते थे। तो ये डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन रखे थे। कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन थे वो घर में फॉलो करना जो बहुत जरूरी था। तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन ऑफिस आल्सो एंड एट होम आल्सो। तो वो संस्कार जो है वो उसी तरीके से आगे जो है वो चल गए हैं। तो आप भी स्ट्रिक्ट पिता हैं? मैं स्ट्रिक्ट पिता हूँ कि मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट हूँ ये मैं मानता हूँ कि मैं जो चीजें मैंने बताई हैं जो डिसिप्लिन में, मैंने भी मेरे बच्चों को वैसे ही संस्कार दिए हैं। और फिजिकल ट्रेनिंग भी और बाकी पढ़ाई के मामले में भी डिसिप्लिन बहुत मेंटेन रखा है। मैंने जब तक इनका हायर सेकेंडरी नहीं हो गया घर में केबल कनेक्शन नहीं लिया, हमारे यहाँ कलर टीवी नहीं था, हमारे यहाँ मोबाइल नहीं था, मैंने उनको कभी स्कूटी या ये नहीं दी, साइकिल से ही वो लोग जाते थे। जब कॉलेज में गए उसके बाद ही उनको जो है स्कूटी वगैरह खरीद के दी। वो डिसिप्लिन बच्चों के अंदर भी आया और इसी की बदौलत मेरी एक लड़की जो है वो आर्मी में मेजर है। तो जरूर उसने डिसिप्लिन सीखा होगा, फिटनेस किया होगा, मेंटल अलर्टनेस रही होगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने एसएसबी क्लियर किया। नाउ शी इज वर्किंग एज ए मेजर और उसके हस्बैंड भी लेफ्टिनेंट कर्नल है। छोटी लड़की भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट है, राज्यपाल के हाथ से उसको भी पुरस्कार मिला है। उसने भी नेट पास किया है। उसके हस्बैंड भी इंडियन एयरफोर्स में है और डिसिप्लिन से काम चलता है। तो मैं स्ट्रिक्ट हूँ ये तो मैं मानता हूँ कि मैं गड़बड़ पसंद नहीं करता। कॉलेज में भी मैंने कभी गड़बड़ पसंद नहीं की। नियम से चलना तो जरूरी है, उसके बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलता, वो तो जरूरी एस्पेक्ट है। और मैं इसमें बिलीव नहीं करता जो आजकल लोग बिलीव करते हैं कि स्ट्रिक्ट रहो तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये सब मेरे उन चीजों को मैं नहीं मानता। आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। या तो आप हवा में रिजल्ट ले लो, कैसे आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता, सब इधर उधर बिखर जाएगा और उसके दुष्परिणाम बाद में बोल के कोई फायदा नहीं। पहले से ही डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। मैम का क्या रोल रहा है आपके लिए?
ऐसा रहा कि मैं जॉब भी करता था और प्रैक्टिस भी करता था और प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता था, मतलब तो 3 चीजें मेरे पास थी। तो उसके लिए मुझे करीब करीब 16 घंटे का समय बाहर देना पड़ता था। तो उनका सहयोग हमेशा रहा और मेरे लिए सुबह 5 बजे टिफिन बना के दे देती थी। मैं 5:30 बजे टिफिन लेके निकलता था तो रात को 10:30 या 11 बजे ही वापस आता था। मैं बीच में घर में नहीं आता था, काफी साल में बीच में घर में नहीं आया, क्योंकि अगर मैं बीच में वापस आऊँ 1 घंटा खाना खाने के लिए तो मेरा 1 विजिट जाता था। तो मैं कोई भी समय जो है वो नष्ट नहीं होने देना चाहता था। और क्योंकि मारवा सर 7 बजे क्लिनिक में आते थे तो मैं कोशिश करता था कि 7 बजने को 10 मिनट पे या 5 मिनट पहले मैं वहां पहुंच जाऊं, 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले। तो उनका भी डिसिप्लिन रहा, मैंने भी वो डिसिप्लिन मेंटेन किया। तो मैडम ने भी जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था वो पूरा किया। और जब टिफिन हो या कभी कोई गेस्ट आ जाए तो वो सारी चीज उन्होंने, मैंने घर की कमांड पूरी उन्होंने संभाली। बच्चों को भी मेन रूप से उन्होंने ही संस्कार दिए और संभाले। और आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जब ले रहे हैं तो ये सब मेंटेनेंस जो है उन्हीं के हाथ का होता है। और इसी के लिए मैं इतना काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा, हम कह सकते हैं कि मैं रात को 2 बजे उठता हूँ और फिर रात को 9:30 बजे सोता हूँ, दोपहर में 1 घंटा रेस्ट करता हूँ। तो लगातार काम चलते ही रहता है। आप भी जब आप आए तो उस समय मेरी क्लास चालू ही थी, और अभी जैसे आप जाओगे तो इमीडिएटली दूसरा काम शुरू हो जाएगा। तो ये काम रात को 9 साढ़े 9 बजे तक जो है वो चलेगा ही, उसके बिना काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन का काम उसी दिन खत्म हो जाए। तो डिसिप्लिन तो अपन कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मैंने अहम भूमिका हमारे दिमाग जीवन में जो होती है उसकी, तो वो रखना जरूरी है। सर आपके जीवन का ऐसा पल जो यादगार पल है आपके जीवन में? स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहली बार जब मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के अपॉइंटमेंट का जो लेटर मिला तो वो मेरे लिए, मैंने अपन कह सकते हैं कि एक टाइप का सपना ही था कि जिन लोगों को हम न्यूज़पेपर में देखते थे केवल, और कभी सोचा नहीं था कि टेस्ट मैच के ग्राउंड में हमारी एंट्री होगी और वो भी ऑफिशियल रूप में एंट्री होगी। सो दैट वाज द फर्स्ट दिस थिंग। और यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल तो मिला था उस समय, तो एक्साइटमेंट था, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर था इसमें। एक्साइटमेंट की सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि LNCP में मेरा एजुकेशन हुआ, वहाँ मेरे को मेरिट स्कॉलरशिप मिली, बाद में PG में गोल्ड मेडल मिला। और नागपुर में आने के बाद 84 में जब मुझे BCCI का लेटर मिला वो एक एक्साइटमेंट था, गोल्ड मेडल का भी एक्साइटमेंट था। लेकिन उसके भी आगे चल के जब 2018 जनवरी में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड यूथ स्पोर्ट्स जो है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उनकी तरफ से जब मेरे को लेटर मिला कि आपका नॉमिनेशन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर के रूप में LNIP डीम्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगा कि जिस हाउस में हम रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़े हैं 5 साल, जहाँ पर जाके हमने परीक्षा ली है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर रहे, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर रहे, वहाँ हमारे मित्र लोग पढ़ते हैं, कोई रजिस्ट्रार है, कोई वाइस चांसलर है, कोई प्रोफेसर है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो पहली बार ये सरकार ने ऐसा किया कि तीनों एक्सपर्ट जो हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के वो फिजिकल एजुकेशन के हैं। तो 2 लोग, डॉक्टर राजेंद्र सिंह और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, ये मेरे जूनियर रह चुके हैं, वो दोनों भी अपॉइंटेड हैं। तो इट वाज ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट कि वो जो लेटर मिला है, और अभी हमारे पास अधिकार है। मतलब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बहुत बड़ी पावर होती है, मतलब जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे उसके ऊपर जब तक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट उसको परमिशन नहीं देगी वो अपॉइंटमेंट मान्य नहीं होते हैं। तो सारे अधिकार एक प्रकार से, जहाँ हम पढ़े हैं, जहाँ पर खेला है, जहाँ पे ट्रेनिंग की है, वहाँ पे पूरे अधिकार अगर अपने पास आ जाते हैं तो लोग पूछते हैं वहाँ जाने के बाद। जो ऑफिस के थे उन्होंने पूछा कि सर आप स्टूडेंट थे तभी भी आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, फिर आप इधर बोर्ड में आए, बोर्ड ऑफ स्टडीज में आए, फिर एकेडमिक काउंसिल में आए, अभी सरकार ने आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया है, तो आपको कैसा लगता है? तो मैंने कहा ठीक है, वो अधिकार तो मिला है, लेकिन मैंने वो अधिकार जो है वो अलग रूप से लिया है। वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर दिलीप दुरैया, उनको मैंने बोला कि जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क आपको करना है यूनिवर्सिटी में, जितनी तेजी से प्रगति करना है हम आपकी मदद करेंगे। तो इमीडिएटली उन्होंने NAC करा लिया, तो हाईएस्ट ग्रेडिंग हमारा NAC में रहा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बहुत हाईएस्ट लेवल की बॉडी मानी जाती है, तो स्टाफ मेंबर उनसे दूर रहते हैं, उनको जाने नहीं दिया जाता, क्लास 4 उनसे दूर रहता है, केवल वाइस चांसलर और प्रोफेसर लोग उनके पास जा पाते हैं। लेकिन मैंने वैसा नहीं रखा वहाँ पर।
मैं वहाँ के स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, हॉस्टल में भी जाता हूँ, मैस में भी जाता हूँ, मैस के कर्मचारी गणों से भी बात करता हूँ। रोज़ मैं उनसे मतलब व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हूँ और मैं उनसे हमेशा पूछते रहता हूँ कैसा चल रहा है भाई। तो मुझे बहुत एन्जॉयमेंट लगता है कि ये मेरा कॉलेज है। आज मेरे पास वहाँ के 100% बच्चे नेट के लिए जुड़े हुए हैं, उनका एक सेपरेट ग्रुप बना दिया है। हो सकता है मैं मेंबर हूँ इसीलिए मैंने बोलते थे ये ग्रुप के लिए उन्होंने, तो एक टाइप से मैं जो कहता हूँ वो एक आदेश हो जाता है। लेकिन मैंने कहा ये आदेश मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो बच्चों के लिए हम कुछ कर जाएं और इस बार हम कोशिश करेंगे कि हाफ सेंचुरी जो है वो नेट सेट की और JRF की बनाएं वहाँ पर। तो मैंने उनको बोला है पहले दिन भाषण में यही बात बताई कि जो अधिकार मिला है उसका सदुपयोग कर लो। और ठीक है, जब मैं बोर्ड की मीटिंग होती है तब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर की हैसियत से आता हूँ, बाकी समय तो मैं एलुमनी हूँ यहाँ का। तो अच्छा लगता है बहुत वहाँ जाने में, सभी लोग पहचान के हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लोग मिलते रहते हैं, काम चलते रहता है, क्लासेस चलती रहती है, मीटिंग होते रहती है, तो अच्छा लगता है। सर ये आपके काम को विराम कब मिलेगा? नहीं, विराम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। मैंने काम को, तुम्हारे काम कैसा कहलाएगा अगर हम विराम कहेंगे तो वो काम नहीं कहलाएगा। काम को कोई विराम नहीं होता। और पढ़ाना क्योंकि अपना पैशन है, मतलब एक जिसको बोलते हैं लगन है अपने को है पढ़ाने की। तो हमारे जो अध्यक्ष थे सिटीजन एजुकेशन सोसाइटी के, वो मुझसे पूछते थे करवंदे सर आप कोई मेडिटेशन वगैरह करते हो क्या, योग करते हो क्या? तो मैंने कहा सर मैं अगर 2 घंटे पढ़ाता हूँ तो वही मेरा मेडिटेशन है, और जब तक मैं 2-3 घंटे पढ़ा नहीं लेता मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए वही मेरा मेडिटेशन है, और हम कहेंगे कि वो मेरी ऊर्जा का स्रोत है, एक टाइप से ऑक्सीजन है मेरे लिए वो, मैं जो पढ़ाता हूँ। तो जितना चैलेंज ज़्यादा रहेगा उतनी और ऊर्जा जो है बढ़ते जाती है। अभी भी मैं 2 बजे रात को उठ के उनके नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता हूँ। 6 बजे तक मेरा सारा काम रेडी हो जाता है, फिर मैं वॉकिंग को जाता हूँ। और उसके बाद जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उस समय के, जो मेरे रूममेट थे प्रोफेसर अरविंद ताजवान, वो उनसे मैं रोज़ बात करता हूँ, वो भी मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, और हमारे मित्र हैं जो हम लोग आपस में बात करते हैं। तो आज इसीलिए नेट का जो क्लास का हमने एक एक्सपीरियंस शेयरिंग का ये क्लास लिया था, जूम के ऊपर कंडक्ट किया, तो उसमें प्रोफेसर ताजवान को भी बुलाया था, जीवाजी के डायरेक्टर, वो भी मेरे क्लासमेट हैं। तो अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी है, और भारत भर के हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी एक कनेक्टिविटी है। और मैं फेसबुक भी यूज़ करता हूँ, तो 5-5 हज़ार के 2 ग्रुप हैं मेरे पास, जो मैं फेसबुक फ्रेंड, ज़्यादातर मैं प्रोफेशनल लोगों को फेसबुक में फ्रेंडशिप में रखता हूँ, जिससे हम जब प्रोफेशनल बात करते हैं, कोई मेरे को मैसेज देना है क्लास के बारे में, तो एक साथ इतने बच्चों को, लकीली अभी मुझे पैफी जो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी उनका फाउंडर मेंबर बना दिया, उनके 28,000 मेंबर हैं। डॉक्टर पीयूष जैन उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, दिल्ली में उनका ऑफिस है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप, हम चाहते हैं कि आप हमारे फाउंडर मेंबर रहो, और उनके भी 28,000 मेंबर हैं। तो उन्होंने मेरा फेसबुक लाइव करवाया नेट सेट के क्लास के लिए, और अभी दूसरा भी चाहते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसमें मैं एक डाइवर्शन चाहता हूँ कि नेट सेट को छोड़ के और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी तरफ भी जाया जाए, जो समय है और ज़्यादा दिया जाए बच्चों को, समाज के जो सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनको मदद की जाए, और जिसमें भी वो चाहते हैं, जैसे CDS का क्षेत्र है जो कि ग्रेजुएट लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लोग आ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन के बच्चों ने आर्मी जो ज्वाइन करना चाहिए, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, वो ज़्यादा फिट हैं, ज़्यादा ट्रेंड हैं, क्वालिफाइड भी हैं अच्छे। तो कोशिश करूँगा कि अब मैं CDS के बारे में भी कुछ जानकारी बच्चों को देना शुरू करूँ, जो भी जितना 2%, 3%, 5% में दे सकूँ, कम से कम मोटिवेट तो कर सकूँ उनको। बाकी तो जो एक्सपर्ट है वो लोग बताएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं मोटिवेशन के क्षेत्र में काम करूँ। बच्चों को मोटिवेशन उनका बना रहना चाहिए, चाहे वो जो भी क्षेत्र चुने, तो वो कोशिश मेरी रहेगी। और जैसे अभी 6 ग्रुप की क्लासेस चल रही है, मैं चाहूँगा कि वो और भी बढ़े, मतलब और भी जो मॉडर्नाइज ऐप हैं, जैसे अभी हम जूम में काम कर रहे हैं, तो आज ही रात को हमारा टारगेट है कि गूगल मीट जो है उसको चालू किया जाए, क्योंकि जूम के अंदर हम 80-90 बच्चे रख पाते हैं, केवल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, और 40 मिनट का स्लॉट होता है एक। तो 40 मिनट में, मैंने बताया ना, जब तक 2-3 घंटे न पढ़ाऊँ मेरे को मज़ा नहीं आता। तो 40 मिनट में तो ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाया ही नहीं है।
आज सुबह की क्लास हुई, मेरे को 20 मिनट पढ़ाने को मिला तो ऐसा लगा तो शुरू ही नहीं किया मैंने। तो आज के आज मतलब शायद आज की डेट में गूगल मीट का डाउनलोड करके वो चालू करेंगे और हमारे जो ग्रुप है इसको रीशफल करेंगे, जिससे कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास हो और ऐसा लगे कि अपन ने कुछ दिया है। 20 मिनट में कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ठीक है, टेक्नोलॉजी हम बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, वो उतना भी पहुंचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज जो हमारा अभी सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें नहीं कर पा सकते बच्चे। तो ठीक है, अच्छा है वो। सर कुछ मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? हाँ, यूथ को मैसेज है कि सबसे पहला मैसेज तो मेरा यह है कि सेल्फ बिलीव जो है उन्होंने रखना चाहिए, और जो सीनियर हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके टीचर हैं, उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। गुरु शिष्य परंपरा का पालन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गुरु के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। और थोड़े से हमारे सोसाइटी में या समाज में संस्कार थोड़े बदल गए हैं, तो ये परंपराएं जो ख़त्म होते जा रही है उसके कारण भी दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़े। तो गुरु शिष्य परंपरा और अनुशासन ये होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके पालक हैं, जो भी आपके गुरु हैं, आपको अगर पनिशमेंट देते हैं, डांटते भी हैं, तो उसकी बुरा नहीं मानना चाहिए किसी ने। उसको समझ लेना चाहिए कि वो अपने ही फायदे के लिए हैं, और वो निश्चित रूप से जो उसको फॉलो करेगा, जो संस्कार जो रखेगा, वो जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेगा। तो यही मेरा कहना है यूथ से। धन्यवाद सर। थैंक यू।